नाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इन्वायरमेंट की एक लेसन आई है जिसमें कि मैं 2 टॉपिक को डिस्कस की थी। फर्स्ट वन इज़ 15th कॉप देखे थे जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर है। सेकेंड है इंडिया एंड क्लाइमेट एजेंडा। आज स्टार्ट करेंगे कि राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स, देन यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, देन नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग वीज़ा नाइस के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो फॉर प्रीलिम्स 2022 तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल, राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लाइक माइंडेड जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एक ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनके द्वारा एक सिमिलर स्टैंड लिया गया है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट नेगोशिएशन में। और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इंश्योर करे नेट ज़ीरो इमिशन 2030 तक। तो ऐसा ये डिमांड किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है एटलीस्ट वो ऐसा इंश्योर करें। अब क्यों जो है इंडिया को यहाँ पे राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि राइट टू बर्न इसलिए चाहिए क्योंकि लो शेयर है ग्लोबल इमिशन में। इंडिया में आप देखो ना ही हिस्टोरिकली इमिटेड है। इट मीन्स कि हम लोग जो है बहुत ही हिस्टोरिकली हमारा कोई इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं है कि हम लोग इमिट करते ही है ना। अभी हम लोग कार्बन को जो है कहीं भी आप देखो कि इस तरीके से इमिट करते हैं। तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है कि हम लोग डिपेंडेंसी जो है कोल के ऊपर वो कम करें, एटलीस्ट आगे आने वाले जो हमारा नियर फ्यूचर है उसमें। तो इंडिया की इमिशन आप देखो तो ये 1.96 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा है। और वहीं आप यूएसए का देख लो तो कितना है, तो पर कैपिटा आप देख सकते हो कि 17 टन्स है। इट मीन्स कि हम लोग इतना कम यहाँ पे कार्बन इमिशन करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे ये कहा जाता है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाना छोड़ दें, हम लोग कोयले वगैरह को इस्तेमाल करना छोड़ दें। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि हम लोग ये काम करें, क्योंकि आप देखो कि जो कंट्रीज़ यहाँ पे जितने डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ कार्बन इमिशंस ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड रीज़न है कि फुलफिलमेंट, इंडिया की जो डेवलपमेंट इम्परेटिव्स है उसको फुलफिलमेंट करने की बात की जा रही है। जैसे कि अगर हम लोग कोयले पे डिपेंडेंट है आज के डेट में, फॉसिल फ्यूल्स अगर बर्न करते हैं तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि आप देखो हमारे देश में पॉवर्टी है, तो हमें जो है यहाँ पे पॉवर्टी हटानी है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लेकर आ जाए कोयले का तो समटाइम्स कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे पॉवर्टी हटानी है। प्रोविज़न है बेसिक नीड्स का जो कि सारे सिटीजन्स को मिलना चाहिए। एक्सेस टू एनर्जी फॉर ऑल का यहाँ पे फंडा है। और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखें जो कि यहाँ पे इमिशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इट मीन्स कि हम लोग इस तरीके से सारा काम करें कि आगे आने वाले जनरेशन को भी किसी भी तरीके का परेशानी ना हो और सारी नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको भी उपलब्ध की जाए। तो उस कंटेक्स्ट में आप देख सकते हो कि हमें जो है राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही टेक्नोलॉजिकली और फिनेंशियल एडवांसमेंट भी बात की गई है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें टेक्नोलॉजिकली और फिनेंशियल कैपेसिटी है कि वो अर्ली टारगेट को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग एटमॉस्फेरिक स्पेस है वो यहाँ पे डेवलपमेंटल राइट जो डेवलपिंग वर्ल्ड्स के लिए है वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये 3 रीज़न है जिसके कारण हम लोग राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स का डिमांड करते हैं। लेकिन अब ये समझो कि इस तरीके का अगर अधिकार मिल जाता है तो इससे क्या इश्यूज़ निकल कर आएंगे। सबसे पहली बात है कि अर्जेंट नीड की ज़रूरत है। जो क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की आप देखो इमिशन हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक्चुअली हम लोग को इसको मिटिगेट करने के लिए अर्जेंट नीड है। तो इंडिया आज के डेट में आप देखो कि हमारे देश में क्या है कि हार्मफुल इम्पैक्ट हम लोग फेस कर रहे हैं क्योंकि सी लेवल राइज हो रही है। और हमारा जो सदर्न पोर्शन है, जो हमारा सदर्न पेनिसुला है, वहाँ पे आप देखो कि वो पूरी कोस्ट से ही सराउंडेड है। एक साइड आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, यहाँ पे अरेबियन सी है, फिर ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, और नीचे हमारे यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो पूरी तरीके से पानी है। और जिस तरीके से यहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है तो यहाँ पे रहने वाले जो हमारे 9 स्टेट है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए सी लेवल राइज हो रही है, हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे आपको वेस्टर्न स्टेट देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ जहाँ पे सूखा पड़ रहा है। वाटर स्ट्रेस भी बहुत है, फ्लडिंग की सिचुएशन है आपको नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ रीजन में देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और नेचुरल डिजास्टर्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं जिससे कि प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी की यहाँ पे क्षति हो रही है। तो इसलिए भी यहाँ पे ज़रूरी है कि हमें ये अधिकार मिल जाए। सेकंड है कि कोल जो है वो रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा। आप देखो कि हमारा देश जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुका है कोल का, वो भी वर्ल्ड में। अब आप ये चीज़ सोचते हो कि हमारे देश में तो कोयले की उत्पादन होती है लेकिन फिर भी हम लोग इसको इम्पोर्ट करते हैं। इसके पीछे भी रीज़न है। हमारे देश में जो कोयले का उत्पादन होता है उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती है, इसलिए हम लोग क्वालिटी कोल को इम्पोर्ट करते हैं।
साथ ही आप देखो कि ग्लोबल जो प्राइसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कभी प्राइसेस बहुत अप हो जाती है, कभी बहुत डाउन हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ता है। रिसेंट डेटा में ये दिखाया गया है कि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्सेज से, जैसे सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, ऑनशोर विंड हो गया, तो ये डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि लास्ट डिकेड में अगर आप देखो तो ये धीरे धीरे करके पूरा डिक्लाइन कर रहा है और ऑलरेडी ये लेस देन है, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उससे भी कम आपको यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो कम देखने को मिल रहा है। हाई फ्यूचर इमिशन है, अगर हम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन देखें फ्यूचर इमिशन का तो वो बहुत ज़्यादा है। हमारी पॉपुलेशन में आप देखो कि हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड पॉपुलस कंट्रीज़ है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है, हम लोग चाइना को भी सरपास कर देंगे 2025 तक। तो ऐसा एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था। इनजस्टिस इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ नेशन स्टेट अलोन, तो आप देखो कि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको यहाँ पे इनजस्टिस भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो कि रिच और पुअर के बीच में हो रही है, कि गरीब और अमीर के बीच में आप देखो काफ़ी इनजस्टिस है विद इन नेशंस, और ह्यूमन बींग और नॉन ह्यूमन स्पेसिस में भी आप देखो कि इनजस्टिस हो रही है। पुअर इन इंडिया है, जो कि आप देखो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट और जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, जिसके कारण इनजस्टिस जो है यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। ग्रीन ट्रांजिशंस जो है इससे क्या हो रहा है कि इंक्लूजन और ग्रोथ यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग कुछ सेक्टर्स में देखें, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, तो इनकी पोटेंशियल है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज़ है, टेक्नोलॉजी की इशू है, एनर्जी पॉवर्टी की इशू है, सेल्फ रिलायंस की इशू है, इन सारे इशू को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे फोकस करना होगा, जो क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर डिस्कशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, तो यहाँ पे एडिक्वेट जो रिसोर्सेज है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स कि पैसे के रूप में भी, और जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो भी हम लोग दोनों यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। साउथ साउथ कोलैबोरेशन की बात करें, जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हमारा भारत है इनको काफ़ी हेल्प होगा कि हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली और फिनेंशियली जो है वो एडवांस हो सके, ग्रीनर जो इकॉनमी है उनके तरफ, हरित जो हमारी अर्थव्यवस्था है कि नहीं। तो इसलिए ये फंडा आप लोग समझे कि राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे क्यों ये निकल कर आए, तो फॉसिल फ्यूल्स ये क्यों इंडिया को जो है आज के डेट में राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत है। साथ ही हम लोग देखिए कि क्या इशू निकल कर आ रहा है, अगर इस तरीके की राइट्स अगर हम लोग दे दे तो, और वे फॉरवर्ड में क्या बातें की जा रही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है अमेंडमेंट्स इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं, और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक लेटर भी इशू किया गया है और एक कंसल्टेशन पेपर भी है, जिसमें कि यहाँ पे चेंजेस की बात की गई है कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें, जो कि यहाँ पे आपका फोर्स में आया था इंडिया में, तो इस कानून में क्या है कि स्टेट और अदर अथॉरिटीज़ जो है, एक्सेप्ट जो पहले अप्रूवल लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनको यहाँ पे कुछ ऑर्डर देनी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि डी रिजर्वेशन करनी है किसी फॉरेस्ट को, या फिर फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करना है किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, जो जंगल वाला एरिया है उसको वहाँ पे मानिए कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है, या फिर किसी फॉरेस्ट लैंड को असाइन करना है, या फिर यहाँ पे क्लियर करना है जो पेड़ पौधे होते हैं जो कि आप नेचुरली देख सकते हो कि फॉरेस्टेड लैंड में ये ग्रो हो गए हैं। तो इस तरीके का काम अगर किया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका इस कानून के तहत स्टेट और अदर अथॉरिटीज़ को यहाँ पे रोका जाता है कि वो इस तरीके का ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट ना दे। कोई भी अगर डाइवर्शन आप देखो, यानी कि लैंड का अगर कोई भी तरीके का डाइवर्जन है, लैंड जो कोई भी ज़मीन है अगर उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसके लिए अप्रूवल की ज़रूरत है कि इस कानून के तहत अप्रूवल मिलेगा। साथ ही जो पेमेंट भी यहाँ पे दिया जा रहा है, कंपनसेटरी लिवाइस, जैसे कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन है, जैसे कि आप देखते हो कि जो एरिया है जहाँ पे जंगल साफ़ किए गए, तो उसमें भी कई बार कहा जाता है कि जो जंगल साफ़ किए गए हैं वहाँ पे आप वापस से जो है फॉरेस्ट वहाँ पे पेड़ लगाने हैं, फॉरेस्टेशन जो आपका चल रहा है अभियान वो करना है, तो उसके लिए भी ये सारा जो यहाँ पे कंपनसेशन लिवाइस लगाया जाता है, पेमेंट वगैरह, तो उसके लिए भी अप्रूवल इस कानून से ही मिलता है। पावर है रूल्स बनाने का, तो इस कानून के तहत आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो रूल्स बना सकते हैं, लेकिन नॉन फॉरेस्ट पर्पस, जैसे कि अभी मैं इतना बार बता रही हूँ कि कोई ज़मीन को, कोई फॉरेस्ट लैंड को अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, तो क्या डेफिनेशन होता है, किसे कहते हैं हम लोग नॉन फॉरेस्ट पर्पस। इसका कहना है कि ब्रेकिंग अप और किसी भी फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना, और किसके लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉफ़ी, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट है, इन सब के कल्टीवेशन के लिए, और कोई भी पर्पस जो कि रिफॉरेस्टेशन से ही आपका अदर हो। तो नॉन फॉरेस्ट पर्पस जो है इसमें ऐसा नहीं है
कि आपका यहाँ पे जंगल को मैनेज करना है या कंजर्वेशन करना है या डेवलपमेंट करना है, ये सब काम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने ही लोग जो है टी कॉफ़ी ये सब कल्टीवेट करते या फिर कोई और भी काम करते हैं, लेकिन पेड़ नहीं उगाते वहाँ पे। साथ ही आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करती है जिसमें कि यहाँ पे गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता है कि वह आप जो है अप्रूवल को ग्रांट करो। साथ ही पेनल्टीज़ भी है, अगर मान लीजिए कि इस एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलते तो यहाँ पे पनिशेबल भी मिलेगा, यानी कि 15 डेज़ का यहाँ पे इम्प्रिजमेंट भी है। साथ ही ऑफेंस अगर यहाँ पे अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया तो वो भी पनिशेबल है। अपील की अगर बात करें तो कोई भी पर्सन अगर अग्रीव्ड है, अगर उनको परेशानी है तो वो एक अपील फाइल कर सकते हैं एनजीटी को। तो ये भी है कि आपको अगर अपील भी करना है तो आप एनजीटी के पास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास अपील भी कर सकते हैं। प्रपोज्ड अमेंडमेंट की अगर हम लोग बात करें कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है उसमें क्या क्या यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की गई है, पहले से क्या प्रोविज़न है और कहाँ पे अमेंडमेंट करना है। पहले आप स्कोप ऑफ द एक्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। कहा जा रहा है आज के डेट में क्या है ना कि जो फॉरेस्ट लैंड को आइडेंटिफाई किया जाता है ये सब्जेक्टिव है और आर्बिट्री भी है कुछ एक्सटेंट तक। जैसे कि यहाँ पे लैंड वगैरह जिसमें कि वेजिटेबल्स होते हैं तो वो सब आपका आ जाता है, ओनरशिप और जो क्लासिफिकेशन है वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अब प्रपोज किया गया है कि हमें फॉरेस्ट को डिफाइन करना चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर में कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या क्या आते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंड एक्वायर्ड अगर 1980 के पहले देखें तो अभी यहाँ पे भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। जो अनयूज्ड लैंड है, ऐसा ज़मीन जिसको यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि वेजिटेशंस वगैरह वहाँ पे नहीं उगाए गए और बहुत सारे मिनिस्टर्स के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है, मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड के द्वारा, रेलवे के द्वारा, डिफेंस के द्वारा वैसी ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया है, वो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है इस कानून के तहत। लेकिन अब ये कहा गया है ना कि कुछ ऐसी ज़मीन जिनको 25/10/1980 के पहले अगर एक्वायर किया गया है तो वैसी ज़मीन को एग्जेम्प्ट रखा गया है। एग्जेम्प्ट रखा गया है कि उनको यहाँ पे किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये बातें की गई है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग लैंड रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट का देखें तो अभी क्या है ना कि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग एंट्रीज़ हैं, यानी कि सेम लैंड में आप देखो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो बहुत सेम ही ज़मीन है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग एंट्रीज़ हैं। साथ ही फॉरेस्ट रिकॉर्ड में भी आप देख सकते हो अगर प्लांटेशन के केस में। इससे क्या होता है ना कि मिस इंटरप्रिटेशन है और लिटिगेशन भी। एक ही ज़मीन पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, दावा करते हैं, तो ऑब्वियस है कि लिटिगेशन की चार्जेस भी यहाँ पे निकल कर आती, केसेस वगैरह भी बहुत होते हैं। अब यहीं पे कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि जितने भी ऑक्यूपायर है या फिर नेचर ऑफ लैंड कैसा है, क्या फॉरेस्ट ज़मीन है कि नहीं, उस चीज़ को यहाँ पे आपका पूरा मेंशन करने के लिए। साथ ही लैंड जिसको आइडेंटिफाई किया गया है कि प्लांटेशन वाला है, जहाँ पे पेड़ लगाया जा रहा है, फॉरेस्टेशन वाला है, 12 दिसंबर 1996 के बाद, तो वो अभी भी आप देखो कि इस कानून के बाहर रहना चाहिए जिससे कि फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ को इनकरेज कर सके। तो इस तरीके का अमेंडमेंट यहाँ पे प्रपोज किया गया है। कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखें रोड और रेलवेज़ के अलॉन्ग साइड जो किया जाता है, तो अभी क्या है कि आप देखो कि अलॉन्ग साइड जो रोड और रेलवेज़ लाइन पे कंस्ट्रक्शन की जाती है तो स्ट्रिप प्लांटेशंस जो है उसको डेवलप किया जाता है और नोटिफाई किया जाता है एज ए फॉरेस्ट, जो कि अप्रूवल की यहाँ पे ज़रूरत होती है कि यहाँ पे अप्रूवल मिले। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एग्जेम्पशन करना है 0.05 हेक्टेयर तक हर एक यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे एक्सेस है ना उसको अलाउ किया जाए, और यहाँ पे जो हार्डशिप है यानी कि रहने वाले लोगों का जो ओनरशिप है, बिजनेस ओनर है, तो उनको यहाँ पे एलिवेट करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि इससे बाहर करने की ज़रूरत है। तो ये भी है कि एग्जेम्पशन करो, यानी कि एटलीस्ट यहाँ पे 0.05 जो हेक्टेयर ऑफ लैंड है उनको यहाँ पे बाहर करना है। कंजर्वेशन अगर हम लोग देखें कि जो प्रिस्टीन लैंड वगैरह है उसमें, तो यहाँ पे कोई भी प्रोहिबिटरी तो नहीं है, यानी कि कोई भी यहाँ पे रोक टोक वाला प्रोविज़न नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे अनेबलिंग प्रोविज़न होनी चाहिए कानून में, जिससे कि कुछ सर्टेन जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है ना, जैसे कि रिच इकोलॉजिकल वैल्यूज़ है, तो वो सब यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए ये प्रोविज़न को इस कानून में। साथ ही अगर डेवलपमेंट की बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर रोड के तहत यहाँ पे आपका डेवलप किया जाता है, तो इसमें भी कहा जा रहा है कि अभी क्या है कि अप्रूवल लेना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव ली जाती है डेवलपमेंट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेट को अलाउ करना चाहिए कि हाँ जो नॉन फॉरेस्ट यूज़ है इस तरीके की ज़मीन का, तो उसको परमिट कर सकते हैं। इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल छीन के अब स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे अप्रूवल देना है। साथ ही जो मिसयूज़ होता है प्रोविजन बाय माइनिंग कंपनीज़, तो माइनिंग कंपनीज़ भी बहुत सारे ज़मीनों का मिसयूज़ करती है। इलीगल माइनिंग आप देखोगे कि इस तरीके के ज़मीन में होता है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट किया गया है दो प्रोविज़न में।
फर्स्ट कहा जा रहा है कि यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड के लिए यहाँ पे यूज़ करना है जो कि नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस है, और सेकंड है कि असाइनमेंट करना है लीज, जो कि यहाँ पे डिटेल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है कि कैसे यहाँ पे पेमेंट वगैरह करना है, क्या प्रपोजल है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोविज़न है ना 2/3 इसको डिलीट कर देना चाहिए और क्लैरिफाई करना चाहिए 2 सेकेंड में ही कि यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का अगर लीज असाइनमेंट है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ की यूज़ करने के लिए तो वो यहाँ पे आपका 2 सेकेंड में ही रहना चाहिए। तो ये 2 प्रोविज़न जो पहले था उसमें से एक प्रोविज़न को हटाने की बात की गई है। इसी तरह यहाँ पे न्यू ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में देखें तो अभी क्या है कि न्यू इन्वायरमेंटली जो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें एक्सप्लोरेशन होते हैं, एक्सट्रैक्शन होते हैं ऑयल्स और नेचुरल गैस के, वो डीप बेनेथ होते हैं, लेकिन बिना ये फॉरेस्ट सॉइल को इम्पैक्ट करते, ना एक्वाफायर को इम्पैक्ट करते। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ है ना, वो हम लोग को इस कानून से बाहर रखना चाहिए। अभी तो इस कानून के तहत है कि जो भी आपका यहाँ पे एक्सप्लोरेशन होता है, ऑयल वगैरह की एक्सट्रैक्शन की जाती है, नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो वो इस कानून के तहत ही है, लेकिन अब इसको बाहर रखने के लिए कहा जा रहा है। प्राइवेट लैंड जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट के डेफिनेशन के अंदर कवर किया गया है, तो आज के डेट में आप देखो कि जो करंट डेफिनेशन है फॉरेस्ट का, उसको यहाँ पे TN गोडावर्मन केस के तहत इसको अपडेट किया गया था, जिसमें प्राइवेट एरिया यहाँ पे इंक्लूड है, जो कि राइट ऑफ एन इंडिविजुअल कि वो अपने लैंड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इसका अधिकार को रेस्ट्रिक्ट करता है। इट मीन्स कि आज के डेट में क्या है कि जो भी फॉरेस्ट की यहाँ पे डेफिनेशन है उसको तो एक यहाँ पे केस निकल कर आया था गोडावर्मन, उसके तहत अपडेट किया गया है, जिसमें प्राइवेट एरिया वो रेस्ट्रिक्ट करती है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू यूज़ हीज और हर ओन लैंड, अपने ज़मीन को ही यहाँ पे यूज़ करने के लिए इस इंडिविजुअल के द्वारा यहाँ पे आप देखो कि इंडिविजुअल को ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, फॉर एनी फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो इस तरीके के लैंड के जो ओनर है ना, अगर वो कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल यूनिट कंस्ट्रक्ट करना चाहते, वो भी 250 स्क्वायर मीटर में एज वन टाइम रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाना चाहिए। तो ये एक तरीके का आप देखो कि यहाँ पे आपका चेंज हो गया, यानी कि अमेंडमेंट करके यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ पे वन टाइम रिलैक्सेशन देना चाहिए, लेकिन आज की डेट में क्या सिनेरियो है कि आज की डेट में आपका यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि यहाँ पे लोग अपने ही ज़मीन को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो उनका राइट नहीं है। एक्टिविटीज़ जो भी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो आज के डेट में करंट जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि जू, सफारीज, फॉरेस्ट ट्रेनिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्टेब्लिश करना है, तो इसको एक्सक्लूड नहीं रखा गया, यानी कि नॉन फॉरेस्ट्री जो पर्पस है उससे बाहर नहीं रखा गया। लेकिन इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है ना, उसको नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ से भी बाहर रखने के लिए इस बार अमेंडमेंट में आपका यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। इम्पोजिशन देखिए, यानी कि कंपेंसेटरी जो लिवाइस है इसकी इम्पोजिशन के बारे में कहा जा रहा है। तो आज के डेट में क्या है कि कंपेंसेटरी लिवाइस जो है वो इम्पोज किया गया एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट, साथ ही साथ रिन्यूएबल जो किया जाता है लीज ऑफ लैंड। वहीं अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है, तो डबल इम्पोजिशन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि डबल इम्पोजिशन करना चाहिए यहाँ पे लिवाई। तो जो यहाँ पे डबल इम्पोजिशन करने की बात की जा रही है उसको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनसेटरी लिवाई है जो कि यहाँ पे टाइम ऑफ असाइनमेंट और रिनेबल, यानी कि जो लीज ऑफ लैंड है उसके रिनेबल के टाइम में और असाइनमेंट के टाइम में यहाँ पे आपका दिया गया है, लेकिन अब इसको हटाने की बात की जा रही है। पेनल प्रोविज़न का क्या था कि आज की डेट में यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं है, जिससे कि हम लोग कानून में जो कानून की यहाँ पे जो धज्जियाँ उड़ाई जाती है, वायलेट किया जाता है, उसको डिटरेंस क्रिएट करने के लिए। तो देखिए आज की डेट में जो भी यहाँ पे कानून के तहत पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है तो वो अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया है कि यहाँ पे जो भी अपराध है ना उसको कॉग्निजेबल रखना चाहिए। कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि नॉन बेलेबल है, और पनिशेबल है, यानी कि इम्प्रिजमेंट जो है वो 1 साल तक होना चाहिए। किसी भी केस में अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी है या फिर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो यहाँ पे कंपनसेशन से इन्वॉल्व है, तो उनको यहाँ पे नेशनल कंपा में आपका डिपॉजिट करना चाहिए, ना कि स्टेट कंपा में। तो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अमेंडमेंट जो सजेस्ट किया गया, अब ये जब कानून बनेगा, अमेंडमेंट जब यहाँ पे सच में आ जाएगा, तब आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं। अभी आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने, तो जो एक्ट के तहत रखा गया है। ओके, अब यहाँ पे कंसर्न कहा जा रहा है कि जो अमेंडमेंट कही जा रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। कंसर्न है कि यहाँ पे फिर से फॉरेस्ट लैंड को रीडिफाइन किया जा रहा है। आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट लैंड की जो भी डेफिनेशन है उसी के बेसिस पे काम होता है, फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट करके इसके डेफिनेशन को ही रीडिफाइन किया जाएगा, तो फिर इसमें कुछ न्यू चीज़ें एक्सक्लूड होगी और कुछ न्यू चीज़ें इंक्लूड होगी, कुछ पुरानी चीज़ें एक्सक्लूड होगी, तो मे बी ये समझने में प्रॉब्लम होगा लोगों में जो पहले से धारणा चलते आ रही कि हाँ फॉरेस्ट की ज़मीन किसको कहते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होगी। इम्पैक्ट अगर देखें जो प्रोटेक्शन राइट का है, जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग देखो कि यहाँ पे प्लांटेशन को एग्जाम किया गया है, कुछ और भी लैंड है जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में है तो उसको भी एग्जाम किया गया है। बिल्डिंग अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी का देखें तो वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेटन कर रहे हैं। रोड्स और जो रेलवे लाइन है ना
वो यहाँ पे आप देखो कि डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, यानी कि आपको देखो कि पेड़ों की कटाई है जिसके कारण रेल जो है वो आपका बिछाया जा रहा है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, साथ ही साथ बहुत सारे रोड्स बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आप देखो कि परमानेंट बैरियर जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि एर्बोरियल मैमल्स है जो कि यहाँ पे ट्री कैनोपी से मूव करते हैं। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि ट्री कैनोपी से जब ये मूव करते हैं तो बहुत ही बेकार तरीके से ये इम्पैक्ट होते हैं। अब क्या है कि न्यू मेथड ऑफ एक्सटेंडेड रीच जो ड्रिलिंग है वो यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है, और ये सीरियसली इम्पैक्ट करते हैं जो बायोस्फीयर का बैलेंस है। तो ये एक तरीके का आप देखो कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो आज के डेट में थ्रेटेंड है, किसके कारण? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के कारण। तो रोड हो, डैम्स हो, ये सब बनाने के कारण क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नष्ट किया जा रहा है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। साथ ही आप इको टूरिज्म से भी देखो कि प्रेशर निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से फॉरेस्ट लैंड को यूज़ किया जा रहा है फॉर नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर का, वो भी इको टूरिज्म के लिए। तो इससे क्या होगा कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिस्टर्ब होंगे। अननोन नेचर ऑफ प्लांटेशन है। वहीं अगर अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अननोन नेचर है कि यहाँ पे प्लांटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि प्लांटेशन करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो जंगल उसको सिंक करते हैं, यानी कि जो ग्रीनरीज है वो अपने तरफ जो है कार्बन को सिंक कर लेती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग वाली इशू भी कम हो जाती है। लैक ऑफ कंसल्टेशन है, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है उसमें कंसल्टेशन की कमी देखने को मिलेगी। इन्फ्रीजमेंट है, बहुत सारे जो राइट ऑफ स्टेट है उसमें आप देखो कि बहुत तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वही बात है कि कहा जा रहा है कि लैंड रेवेन्यू जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है, यानी कि शेड्यूल 7 में आप देख सकते हो कि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर लैंड रेवेन्यू है, बट इसमें भी आप देखो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज होती है। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि ये जो कानून है करेंट फॉर्म में, इससे बहुत सारे हर्डल्स निकल कर आ रहे हैं हमारे डेवलपमेंट में। तो कोई भी चेंजेस अगर इस कानून में देखें तो वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए ऐसे काम करेगा, यहाँ पे सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है हमारे फॉरेस्ट, स्टेक होल्डर और बायोडाइवर्सिटी, उसके बीच में इसको आप देखो कि ये रिकॉग्नाइज होती है, यानी कि एक अच्छा खासा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा कि जंगलों के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में और बायोडाइवर्सिटी के बीच में। तो बेटर इंगेजमेंट अगर हम लोग स्टेक होल्डर से देखें तो ये ज़रूरी है, और बायोडाइवर्सिटी को हम लोग को यहाँ पे सेंटर में रखना ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे मेन यहाँ पे देख कर चलना है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं तो उसको समझ के चलना होगा। ओके, सो ये आर्टिकल आपका जो है पूरी तरीके से इस कानून के बारे में था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है टी.एन. गोदावर्मन केस में क्या था। 1996 तक ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ है वो यहाँ पे कुछ जो प्रोविज़न है इस कानून का उसको सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं फॉरेस्ट में, और उसी फॉरेस्ट में जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत इसको डिफाइन किया गया है। वहीं अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट देखें जो कि टी.एन. गोदावर्मन केस है, तो फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसमें आपका क्या क्या रखा गया है। सारे एरिया जो कि फॉरेस्ट है किसी भी गवर्नमेंट के तहत, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो, साथ ही इसमें आप देखो कि सारे एरिया जो कि डिक्शनरी में आपका जो फॉरेस्ट का मीनिंग है वो सारे एरिया इंक्लूड होते हैं। साथ ही वो सारे एरिया जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट आइडेंटिफाई हो रहे हैं एक एक्सपर्ट कमेटी के तहत जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है। दस अगर हम लोग फॉरेस्ट लैंड देखें इंडिया में तो इसमें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट है, एग्जिस्टिंग और डीम्ड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, सेंचुरीज है और नेशनल पार्क्स है। ओके, तो ये सब आपका आता है किसके तहत? फॉरेस्ट लैंड में। तो ये फॉरेस्ट का डेफिनेशन है जो कि हम लोग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत देख रहे हैं। अब यहाँ पे न्यू डेफिनेशन आएगा तो उसमें कुछ न्यू चीज़ें इंक्लूड होगी और इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है एक्सक्लूड हो सकती है। ओके, तो इस आर्टिकल के तहत हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसके बारे में डिटेल देखें। सो दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मीन्स। तो आप लोग मीन्स में भी इंक्लूड कर सकते हो जो इन्वायरमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट आपके एक्ट से क्वेश्चन आते ही है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसको हमने देखा एंड वे फॉरवर्ड हमने देखा। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल मैं कल कंप्लीट कर दूँगी। आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही आर्टिकल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। बाकी हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम पे। अगर आपको डेली विज़न है इसकी यहाँ पे करेंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।